आज हम राजनीति को हेडलाइन से नहीं बल्कि डेटा की नजरों से देखेंगे और इसके लिए हमने चुना है हिमाचल प्रदेश की एक विधानसभा सीट मंडी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जमीनी हकीकत, वोटों का मिजाज और लोगों की शिकायतें, ये सब मिलकर शासन का एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम मंडी की जमीन और लोगों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि नंबर्स क्या कहानी सुना रहे हैं। इसके बाद जनादेश के पीछे के क्यों को डिकोड करेंगे और आखिर में इन सब चीजों को जोड़कर 2027 के लिए एक भरोसेमंद रास्ते की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए पहले उसकी मिट्टी और उसके लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। मंडी सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र नहीं है, यह अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। सबसे पहले इसकी लोकेशन को देखिए। मंडी पहाड़ों में बसा है और पहाड़ों में मौसम और रास्ते यही सब कुछ तय करते हैं। यहाँ एक लैंडस्लाइड सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं होती, वो सीधे सीधे एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाती है। ये सरकार के काम करने की स्पीड का एक लिटमस टेस्ट होता है। अब बात करते हैं यहाँ के सामाजिक समीकरण की, जो असल में इसकी राजनीति की चाबी है। आप देख सकते हैं राजपूत और ब्राह्मण समुदाय यहाँ प्रभावशाली हैं, लेकिन लगभग 25% आबादी अनुसूचित जाति की भी है, जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये पूरी तरह से खेती और टूरिज्म पर टिकी है, और यहीं से निकलकर आते हैं वो दो बड़े मुद्दे जो हर चुनाव में हावी रहते हैं: युवाओं की बेरोजगारी और यहां से होने वाला पलायन। और ये नंबर देखिए, 75%। ये है यहाँ का औसत वोटर टर्नआउट। ये आंकड़ा अपने आप में एक कहानी है। ये बताता है कि मंडी के लोग राजनीति को लेकर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। वो सिर्फ वोट नहीं देते, वो अपने नेताओं से हिसाब भी मांगते हैं। चलिए अब सीधे नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि चुनावी आंकड़े सिर्फ हार जीत नहीं बताते, वो बदलते हुए वोटर के मूड की कहानी सुनाते हैं। और मंडी की कहानी भी इन्हीं नंबर्स में छिपी है। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। ये साफ है कि मंडी एक स्विंग सीट है, मतलब यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी के साथ बंधे नहीं हैं। देखिए, 1993, 2012 कांग्रेस जीती, लेकिन फिर 2017 में एक बड़ी लहर आई और बीजेपी ने 21% से ज्यादा के भारी भरकम वोट स्विंग के साथ सीट जीत ली। 2022 में बीजेपी सीट बचाने में कामयाब तो रही, पर वो लहर थोड़ी थमती हुई जरूर दिखी। ये बार चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। 2017 में बीजेपी का वोट शेयर देखिए, 58% से भी ज्यादा, और 2022 में ये घटकर 53% के करीब आ गया। अब ये गिरावट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वोटर का एक सीधा मैसेज है। मैसेज ये है कि जीत तो दी है, लेकिन हमारा सपोर्ट अनकंडीशनल नहीं है। -4.75%। ये वो एक नंबर है जो पिछले चुनाव की पूरी कहानी बयां करता है। ये एक तरह की वार्निंग है, एक संकेत कि वोटरों की उम्मीदों और जमीनी सच्चाई के बीच कहीं ना कहीं कोई गैप, कोई फासला बन रहा है। तो क्या हुआ, ये तो हमने देख लिया। अब असली सवाल पर आते हैं कि ये क्यों हुआ। देखिए, नंबर्स तो बस नतीजा बताते हैं, वजह नहीं। वजह जानने के लिए हमें उन अंदरूनी और बाहरी फैक्टर्स को समझना होगा जिन्होंने इस जनादेश को शक्ल दी। इसे दो हिस्सों में देखते हैं। एक तरफ हैं पार्टी के अंदरूनी मामले। यहां संगठन की ताकत है, उसका गहरा लोकल नेटवर्क है, मजबूत कैडर है, लेकिन साथ ही कमजोरियां भी हैं, जैसे एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ माहौल और कुछ अंदरूनी खींचतान। और दूसरी तरफ है बाहरी हालात। केंद्र में एक सरकार, राज्य में दूसरी, फिर अचानक आई बाढ़ और उससे पैदा हुआ पानी का संकट, और रुकी हुई टूरिज्म परियोजनाओं से लोगों में बढ़ती मायूसी। यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य हमें रास्ता दिखाते हैं कि एक नागरिक को गरिमा के साथ जीने का हक है और एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद का माहौल बनाना कितना जरूरी है। जब लोग अपनी बात रखते हैं तो उसे सुनना शासन की पहली जिम्मेदारी बन जाती है। अब जरा उम्मीदवार के प्रोफाइल को समझते हैं। अनिल शर्मा काफी अनुभवी नेता हैं, 3 बार के विधायक, मंत्री भी रह चुके हैं। जमीन पर उनका नेटवर्क और नाम दोनों मजबूत हैं, लेकिन उनके साथ कुछ पुराने विवाद और परिवारवाद का टैग भी है। यही वजह है कि जनता में उनकी छवि मिक्स्ड है। कुछ लोग उन्हें एक मजबूत लोकल लीडर मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग उन्हें मौका परस्त भी समझते हैं। और ये लाइन इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। पैटर्न ये बताता है कि जब नेशनल नैरेटिव यानी राष्ट्रीय मुद्दे और लोकल डिलीवरी यानी जमीनी काम, ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो जीत पक्की होती है। लेकिन जैसे ही लोकल मुद्दे या अंदरूनी झगड़े हावी होते हैं, पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। यही है मंडी का पॉलिटिकल कोड। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को डायग्नोज किया,
अब बात करते हैं समाधान की, यानी एक एक्शन प्लान की। यहाँ एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है, जो इन सभी चुनौतियों से निपटने का एक रास्ता दिखाता है। इसके 4 पिलर हैं। पहला, पीपल एंड आइडेंटिटी, यानी राष्ट्रीय कहानी को मंडी के स्थानीय गौरव के साथ जोड़ना। दूसरा, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, यानी कैंपेन को सड़क और पानी जैसे ठोस मुद्दों पर फोकस करना। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस, यानी बूथ लेवल पर काम और फीडबैक सिस्टम को और मजबूत करना। और चौथा, परसेप्शन एंड ऑपोजिशन, यानी किसी भी नेगेटिव नैरेटिव का जवाब तथ्यों के साथ पहले से तैयार होकर देना। इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा आइडिया क्या है? वो ये है कि अपनी कमजोरियों को, अपनी देनदारियों को एक ठोस वादे में बदल दिया जाए। जैसे शिवधाम परियोजना का रुका हुआ काम, जो आज एक नाकामी मानी जा रही है, उसे दोबारा शुरू करने का एक पक्का वादा बनाया जाए। अब सवाल यह है कि ये रणनीति जमीन पर कैसे काम करेगी? ये वोटरों की असली शिकायतों, उनकी परेशानियों से सीधे कैसे जुड़ेगी? क्योंकि कोई भी प्लान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो आम आदमी की तकलीफ को दूर न करे। ये हीट मैप देखिए, ये लोगों की शिकायतों की लिस्ट है, और सबसे ऊपर 5 स्टार की रेटिंग के साथ क्या है? पीने के पानी की किल्लत, उसके बाद टूटी सड़कें, बाढ़ राहत में देरी और अटकी हुई टूरिज्म परियोजना। डेटा साफ बता रहा है कि लोगों के लिए सबसे जरूरी क्या है? रोजमर्रा की जरूरतें, पानी, सड़क और सुरक्षा। और इन शिकायतों पर काम करने के लिए यह है एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान। इसे आप एक विन बैक लैडर कह सकते हैं। चुनाव से 90 दिन पहले तैयारी और लोगों को सुनने से यह शुरू होता है। फिर 60 दिन पहले प्रोजेक्ट्स को शोकेस करके माहौल बनाया जाता है। 30 दिन पहले लोगों को लामबंद किया जाता है, और आखिरी हफ्ते में एक एक वोटर तक पहुंचने का सिस्टमैटिक प्लान बनाया जाता है। तो 2027 का रास्ता क्या है? ये सिर्फ एक और चुनाव जीतने की बात नहीं है। ये विश्वास पर आधारित एक सिस्टम बनाने की बात है। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों की जरूरतों को समझे और उस पर तेजी से काम करे। तो एक्शन पॉइंट्स क्या हैं? पहला, लोगों के एजेंडे को अपना एजेंडा बनाइए। सार्वजनिक तौर पर उनकी शिकायतों को ठीक करने का वादा कीजिए। दूसरा, लीडर का एक मानवीय चेहरा दिखाइए, जैसे बाढ़ से प्रभावित गांवों का दौरा करके। तीसरा, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके सही जानकारी दीजिए और अफवाहों को रोकिए। और चौथा, केंद्र की योजनाओं को ऐसे पेश कीजिए जैसे वो सीधे मंडी के लिए ही हों। हाँ, और जब हम डिजिटल माध्यमों की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत हर नागरिक की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान किया जाए। लोगों का डेटा उनकी अमानत है, और उसका इस्तेमाल सिर्फ उनकी भलाई के लिए, उनकी सहमति से ही होना चाहिए। क्योंकि असल मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है। असली मकसद है एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र बनाना जो अपने नेताओं पर भरोसा करे। भरोसा इस बात का कि वो उनकी असली रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। तो सवाल यही है, क्या डेटा और सिस्टम पर आधारित गवर्नेंस एक वोटर और एक लीडर के बीच बढ़ते भरोसे की कमी को सच में पाट सकती है? यह सवाल सिर्फ मंडी का नहीं, बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, एक उद्देश्य।